आज से हम लोग 2013 से लेके 2023 तक के जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज हम लोग सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे। रीजन क्या है सब्जेक्ट वाइज लेके चलने का? ताकि हम लोग एलिमिनेशन पे भी काम कर सकें। बिकॉज क्या होता है समटाइम, फॉर एग्जांपल, अगर साइंस में आंसर आ मतलब की स्टेटमेंट आ रही है 1 2 3 मीन्स ऑल ऑफ द अबव ऐसे करके कोई स्टेटमेंट आ रही है, तो हाई चांसेस होते हैं कि वहां पे ये स्टेटमेंट ठीक होती है। बट ऑन ऑन द अदर हैंड अगर यही स्टेटमेंट आपको इकोनॉमी में देखने को मिलती है तो ये देखा गया है कि ऑल ऑफ द अबव अब तक किसी भी क्वेश्चन में सही नहीं मिला है इकोनॉमी में, राइट? तो और दूसरी पर्पस क्या है? दूसरा पर्पस ये है कि हम लोग एटलीस्ट ट्रेस ट्रेस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इस साल मनी बिल का क्वेश्चन है तो ये थीम कब ये दोबारा रिपीट होती है, नहीं होती, कब रिपीट होती है, समथिंग लाइक दैट, ओके। और जो भी टॉपिक हम लोग करेंगे उसको अच्छे खासे से डिटेल में करेंगे। मीन्स अगर इनसे रिलेटेड दोबारा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप लोगों का गलत नहीं होगा, दिस इज माई श्योरिटी। आप लोग देख सकते हैं टोटल 2013 में 17 क्वेश्चन थे, तो सारे के सारे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। एंड स्टार्टिंग में मैंने ऑफिशियल आंसर की लगाई है, तो जो भी हमारे आंसर कीज होगी वो ऑफिशियल के हिसाब से होगी। ऑफिशियल आंसर की जो यूपीएससी ने रिलीज की थी उसके अकॉर्डिंग आंसर डिस्कस किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है मनी बिल से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि अगर मनी बिल को राज्यसभा ने अमेंडमेंट कर दिया तो उसका क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। सबसे पहले तो थोड़ा मनी बिल के बारे में पढ़ लेते हैं। मनी बिल के बारे में हमें आर्टिकल 109 और 1010 में पता लगता है। सबसे पहले तो अब आपको ये बात याद रखनी है, 109 और 110 में हमें मनी बिल के बारे में पता लगता है। अब मनी बिल कोई भी ऐसा बिल जो कि टैक्स से रिलेटेड बात करता हो, या गवर्नमेंट की बोरोइंग से रिलेटेड बात करता हो, कंसोलिडेटेड कॉन्टीजेंसी और पब्लिक फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड बात करता हो, ये तीनों फंड आपको आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 में देखने को मिलेंगे, ओके। बोरोइंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आपको आर्टिकल 293 में देखने को मिलेगी। अभी ये न्यूज में है बिकॉज ऑफ द केरला कॉन्टेक्स्ट, केरला के कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से न्यूज में है। और कोई भी मतलब कि इनसे रिलेटेड अगर बिल की बात होती है या कोई टैक्स है घटाना है बढ़ाना है, इस तरह की कोई भी बात होती है तो वो सारा का सारा जो मैटर है वो मनी बिल में आएगा। अब जैसे ही किसी बिल को मनी बिल डिक्लेयर किया जाता है तो उस सिनेरियो में जो राज्यसभा की पावर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, राइट। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा स्पीकर। जो हमारे स्पीकर है वो डिसाइड करेंगे कि मनी बिल है या नहीं है, उनका डिसीजन फाइनल होगा। जब बिल फॉर एग्जांपल एक बिल है, मनी बिल है, ये मनी बिल को स्पीकर ने डिसाइड कर दिया कि ये जो बिल है ना ये मनी बिल है, तो जब इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा लोकसभा से पास होने के बाद, तो वहां पे ना एक सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। सर्टिफिकेट किसका? स्पीकर का, ताकि पता लग सके राज्यसभा को कि ये क्या है, ये मनी बिल है। यानी कि उनकी जो भी रिकमेंडेशंस होगी वो हो सकता है मान ली जाए, हो सकता है ना मानी जाए। और एट मैक्स ये अपने पास इस बिल को सिर्फ 14 दिनों तक ही रख सकते हैं, उसके बाद इनको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसी में यही लिखा हुआ है। और जो स्पीकर का डिसीजन है कि ये मनी बिल है या नहीं है, क्या वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है। नेक्स्ट आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है कि मनी बिल को हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं कर सकते। अगर लोकसभा पास कर देता है तो उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। बिल जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा अमेंडमेंट को रिकमेंड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल ये प्रोविजन है, प्रोविजन नंबर 4 है कि इसकी जगह ना कुछ और होना चाहिए। तो राज्यसभा रिकमेंड कर सकता है, बट दैट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन लोकसभा कि वो इस रिकमेंडेशन को माने या ना माने। यानी कि लोकसभा जो है मे और मे नॉट एक्सेप्ट रिकमेंडेशन, इट्स ऑल अप टू लोकसभा। राज्यसभा के पास जो बिल है वो मैक्सिमम 14 दिनों तक रहेगा। अगर 14 दिनों में उन्होंने रिटर्न नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उसको पास मान लिया जाता है। ज्वाइंट सीटिंग जो है वो मनी बिल के केस में अलाउड नहीं होती। आपको याद रखना, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अलाउड होती है। ज्वाइंट सीटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल में अलाउड होती है। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। द लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल ठीक, अभी हम लोगों ने यही पढ़ा, राइट, कि लोकसभा माने या ना माने आगे बढ़ सकता है। और इन्होंने करेक्ट ही पूछा था विद व्हाट विल फॉलो, तो आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाकी की स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर, नॉट एट ऑल, ऐसा तो नहीं है। द लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेटरी है इन केस ऑफ मनी बिल। प्रेसिडेंट में कॉल है ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग सिर्फ और सिर्फ कौन से सिनेरियो में होती है? ज्वाइंट सीटिंग सिर्फ और सिर्फ होती है ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल में। आई होप गाइस आप लोगों को मनी बिल से रिलेटेड सारे जो आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये है आप लोगों का पहला क्वेश्चन और इसका जो आंसर है वो है ए।
नेक्स्ट, ये गवर्नर से रिलेटेड स्टेटमेंट है बेसिकली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सबसे पहले थोड़ा सा गवर्नर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। गवर्नर जो बेसिकली पोस्ट है वो हम लोगों ने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कनाडा से हम लोगों ने एक प्रोविजन लिया है कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो सेंटर करेगा। सेकंड शेड्यूल में गवर्नर के बारे में मेंशन है, थर्ड शेड्यूल में नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। अपॉइंटमेंट जो गवर्नर है ये एक यूनिटरी फीचर है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे यहाँ पे कुछ फेडरल फीचर्स है, कुछ यूनिटरी फीचर्स है। जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्यों क्यों है ये यूनिटरी फीचर? क्योंकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर करता है, तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है इन यूनिटरी प्रोविजन। फेडरल में क्या दिखाया जाता है कि इक्वल पावर है कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट में। नाउ, इज गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट? नहीं, वो एजेंट नहीं है प्रेसिडेंट का, राइट? नाउ, इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट? यस, ठीक है। मतलब कि जो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो है एजेंट, जबकि ये एजेंट नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। नाउ, गवर्नर जो है, जब वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्ट करते हैं, मतलब कि जब वो ऑफिस में होते हैं, तो उनको इम्यूनिटी मिली हुई है क्रिमिनल एक्ट से, ठीक है। मतलब कि उन पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। और सिविल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने से पहले 2 महीने का उनको नोटिस देना पड़ेगा गवर्नर को। नेक्स्ट, जो रेजिग्नेशन लेटर है गवर्नर वो अपना प्रेसिडेंट को देते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड एज सच स्पेसिफाइड नहीं है कि गवर्नर को कैसे हटाया जाएगा। ये सारा का सारा है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन जो डॉक्ट्राइन है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट कभी भी मन करेगा वो गवर्नर को हटा देंगे, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। नाउ, गवर्नर कैन री अपॉइंटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, ये बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट भी हमारा एनी नंबर ऑफ टाइम। कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है गवर्नर के ऑफिस के लिए, कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। कैन बी ट्रांसफर्ड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम। मतलब कि बेसिकली क्या है ना, गवर्नर का सारा जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के पास है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो अपॉइंटमेंट है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर्स है, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनको सिर्फ हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। गवर्नर लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, जो अपॉइंट बेसिकली करता है 1/6 ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड 1 मेंबर फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये गवर्नर अपॉइंट करता है इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या पूरे इंडिया में नहीं है, सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन कौन से सर? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये आपको ऐसे ग्रुप में याद रखना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये दो दो के ग्रुप है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, वो हटा दिया गया, तो एज ऑफ नाउ 6 में ही है बस। ओके, अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन इंडिया सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट एट सेम टाइम। ये गलत है। क्यों? क्योंकि बनाया जा सकता है। एज पर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंडर एक ही गवर्नर को 2 राज्य का सीएम बनाया जा, मतलब कि गवर्नर बनाया जा सकता है सेम टाइम पे। द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस है उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ओके, नेक्स्ट, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट। ये बिल्कुल ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है कि ऐसा कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कि किस बेसिस पे इनको हटाया जाएगा। गवर्नर जो है अपने ऑफिस को एंजॉय करता है ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। In case of the union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by lieutenant governor on the basis of majority support। ये स्टेटमेंट भी आप लोग की गलत है। ये स्टेटमेंट को आगे हम लोग जब आर्टिकल 239 देखेंगे वहां पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस साल इस पे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 368 के अंडर। आर्टिकल 368 के अंडर 2 तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। एक तो है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, जिससे हम लोग फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सबको अमेंड करते हैं। दूसरा है कि स्पेशल मेजोरिटी तो होनी ही चाहिए, प्लस में 50% स्टेट्स को सिंपल मेजोरिटी से पास भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों प्रोसीजर आपके मेंशन है आर्टिकल 368 में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कहीं ना कहीं सिंपल मेजोरिटी से भी किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता, राइट? तो सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से वो अमेंड किए जा सकते हैं? शेड्यूल 2, 5 और 6, 256 कीवर्ड याद रख सकते हो। आर्टिकल 3 में कोई भी चेंजेस है, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 में ऑल्टर न्यू स्टेट्स, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर दिया, नाम चेंज करना है, वो सारी चीजें।
क्रिएट एबोलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने अभी आप लोगों को बताया स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 ही स्टेट में है। अगर उसको क्रिएट करना है या उसको एबोलिश करना है वो भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 169। जो रूल है प्रोसीजर पार्लियामेंट में वो भी सिंपल मेजोरिटी। कोरम है, कोरम यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कि जब हम लोग मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए। एमपीज की सैलरी, ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज, सुप्रीम कोर्ट की पावर, दैट कैन बी डन थ्रू सिंपल मेजोरिटी। नाउ स्पेशल मेजोरिटी हाफ ऑफ द स्टेट कंसेंट में आपको शेड्यूल 4 और 7 देखने को मिलेंगे। और इलेक्शन, प्रेसिडेंट का, गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स, जीएसटी काउंसिल, ये सारी चीजें आप लोगों को स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। जनरली स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन में आपको वो चीजें देखने को मिलेगी फेडरल प्रोविजन, जहां पे जब भी हम लोग फेडरल प्रोविजंस को चेंज करने की बात करते हैं तो इस मेजोरिटी के साथ चीजों को अमेंड करना पड़ेगा। नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है उसका जो बिल आएगा उसको प्रेजेंट करने से पहले प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए? नो नीड टू, मतलब नहीं चाहिए। ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं। प्राइवेट मेंबर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ज्वाइंट सिटिंग होती है? नहीं होती। प्रेसिडेंट के पास अगर बिल जाता है ना तो प्रेसिडेंट उसको ना तो विदहोल्ड कर सकता यानी कि वीटो नहीं कर सकता, ना ही उसको रिटर्न कर सकता। ओके, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इसको कंपलसरी कर दिया कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा। बिल को सिर्फ राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में नो। किसी भी हाउस में कर सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। प्राइवेट मेंबर ही करेगा। प्राइवेट मेंबर कर सकता है लेकिन उसके अलावा दूसरा मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है वो भी कर सकती है, राइट। जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चैलेंज्ड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। गलत। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं आप लोग, हाई कोर्ट में भी कर सकते हो। और जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ना तो इसको स्टेट लेजिस्लेचर में इनिशिएट किया जा सकता, ना ही प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता। ओके, दिस शुड बी डन ईदर बाय राज्यसभा और बाय लोकसभा। मतलब कि यहीं पे पेश होना चाहिए। पेश कोई भी कर सकता है, गवर्नमेंट मेंबर भी कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये नहीं है आप और हम। प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है कि एमपी है बेसिकली लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि सभी एमपी तो मिनिस्टर बनते नहीं है, राइट। हमारे यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी लिमिट है ना 15%। जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका सिर्फ 15% ही मिनिस्टर बन सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन बाकी के जो एमपी रह गए ना, अगर वो कोई बिल पेश करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द लोकसभा ओनली। गलत। राज्यसभा में भी किया जा सकता है। अगर ऐसा अमेंडमेंट फेडरल कैरेक्टर को चेंज करता है तो वहां पे हमें स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे ऑल लिख दिया, जबकि यहाँ पे अगर सही करनी है स्टेटमेंट तो आएगा 50% स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। ओके, तो ये भी गलत, तो आंसर हो जाएगा डी। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? गवर्नमेंट का वकील। गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप लोग कोई केस करते हो तो गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के अगेंस्ट जनरली बच्चे कोर्ट में गए, राइट। तो कौन रिप्रेजेंट करा था गवर्नमेंट को? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नाउ अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है आर्टिकल 76 के अंदर। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। अटॉर्नी जनरल का स्टेट लेवल पे जो वर्जन होता है वो होता है बेसिकली आपका एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 165 के अंडर। कौन अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल को? प्रेसिडेंट करता है। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने के लिए जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो ये है कि ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज उसकी वो होनी चाहिए। इसकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है अटॉर्नी जनरल भी बदल जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि उनको कैसे रिमूव किया जाएगा? गलत, नहीं है मेंशन। वो जो अटॉर्नी जनरल है वो ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ही वो ऑफिस को होल्ड करते हैं। इसका मतलब ये है जो डॉक्ट्राइन है, कौन सी डॉक्ट्राइन? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उसी के थ्रू इनको हटाया जा सकता है कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा। इनकी ड्यूटीज और फंक्शन क्या है? ये चीफ लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इंडिया को डिफेंड करते हैं कोर्ट्स में गवर्नमेंट को। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऐसे रेफरेंस में जो कि सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या है सर? दिस इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ओके, एडवाइजरी जुरिडिक्शन किस तरह का? कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है।
राइट्स क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, कि ये भारत में जितनी भी कोर्ट्स है उनमें ऑडियंस का इनको राइट है। भारत की टेरिटरी में जितनी भी कोर्ट है, ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में, कोई भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है उस वहां पे आके ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इनको वोटिंग राइट नहीं होगा वहां पे। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या ये कैन बिकम मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी? बिल्कुल ठीक है। मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है सर। ये जितने भी प्रिविलेजेस है और इम्यूनिटीज है जो कि अवेलेबल है एमपीज को, वो उनको भी अवेलेबल है। आर्टिकल यहाँ पे आप लोगों को दो आर्टिकल याद रखने हैं, दैट इज आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194। ये दो आर्टिकल अगर आप लोग याद रखते हैं तो दिस इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, जिनको आज तक कोडिफाई नहीं किया गया है। दिस कुड बी योर स्टेटमेंट इन एग्जाम। ये एग्जाम में स्टेटमेंट बन सकती है, ये थोड़ा मेन से रिलेटेड है। चलो, जो अटॉर्नी जनरल है ये प्राइवेट प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, अलोंग विद पब्लिक फंक्शन। अब कुछ लिमिटेशंस है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, यहाँ से भी स्टेटमेंट बन सकती है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। कौन कौन सी है? ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, बिल्कुल है सर, क्योंकि ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते, तो अगेंस्ट में बोलने का वही नहीं है। ठीक है। इनको किसी भी ऐसे बंदे को डिफेंड नहीं करना है जो कि जिसपे क्रिमिनल चार्जेस वगैरह लगे हुए हैं बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। ओके। ये कोई भी पोजीशन ऑफ डायरेक्टर किसी भी कंपनी में नहीं एक्सेप्ट कर सकते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। इनको गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। रीजन, इनको गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं रखा है, ये यहाँ से भी पता लगता है कि इनको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है। नहीं तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं होती। अटॉर्नी जनरल जो है वो सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, ये आपको याद रखना है। बट ही कुड बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, जो भी हम लोगों ने ऊपर किया। There is a separate law minister in the central cabinet to look after legal matter at the government level। मतलब कि जो सेंट्रल कैबिनेट होती है वहां पे एक अलग से लॉ मिनिस्टर्स होते हैं जो भी लीगल मैटर्स के साथ डील करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। अटॉर्नी जनरल सिर्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके जब भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस आता है। नाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन, और इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका अटॉर्नी जनरल का आएगा तो वो इस स्लाइड से पूरा सोल्व हो जाएगा। वन पेज में पूरा का पूरा आपका अटॉर्नी जनरल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इंक्लूडिंग मेंस आल्सो, बिकॉज मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन यही बन सकता है, लिमिटेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यही आपको 4-5 पॉइंट घुमा फिरा के लिखने हैं। ओके। नाउ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, बिल्कुल ले सकते हैं सर, बट वोट नहीं कर सकते। बी ए मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की कमेटी के मेंबर बन सकते हैं? बताओ भाई। बिल्कुल बन सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ही कैन बिकम ए मेंबर ऑफ द एनी पार्लियामेंट्री कमिटी। क्या ये लोकसभा में बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है। वोट कर सकते हैं? वोट नहीं कर सकते सर। तो जैसे ही आप 4 को काटोगे तो आप ए, सी और डी पे, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। देखो गाइस, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, पॉलिटी के क्वेश्चन में ना ज्यादा एलिमिनेशन की जरूरत नहीं होती है। एलिमिनेशन की जरूरत सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में, एनवायरमेंट के क्वेश्चन में, और इकोनॉमी के क्वेश्चन में। राइट, इन्हीं ऐसे कुछ, और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन में। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, यहाँ पे पॉलिटी को छोड़ के आपको हर जगह वो देखने को मिलेगी। पर पॉलिटी में भी एक कैच है, मोस्टली एक स्टेटमेंट आती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैक्सिमम टाइम ये स्टेटमेंट गलत होती है। नाउ वी विल सी दैट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 2013 वाले पेपर में। ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडीज है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये मैंने इनसाइट ऑफ इंडिया से इंफोग्राफिक लिया है। ओके, ये क्रेडिट दे रहा हूँ मैं इनसाइट ऑन इंडिया को। नाउ तो सबसे पहले तो हम इसमें से पूछा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। काफी इजी क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो कि वहां पे मेंशन हो कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ना तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मेंशन है, ना ही प्लानिंग कमीशन, ना ही जोनल काउंसिल। अब जोनल काउंसिल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? जब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 को पास किया गया। ये एक हाई लेवल एडवाइजरी फॉर्म है। कहते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, जब ये ओरिजिनली बना था जोनल काउंसिल उसमें इंक्लूडेड नहीं था। राइट, उसमें जब ये ओरिजिनली बना था ना, उस टाइम सिर्फ यही काउंसिल इंक्लूडेड थे। नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न, 5 काउंसिल इंक्लूडेड थे जब ये ओरिजिनली बना था। राइट, बाद में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को इंक्लूड किया गया जो कि अलग से है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है ये आपकी 1971 में एक्ट के दौरान बनी थी। इनका काम क्या है? इनका काम यही है बेसिकली, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे डेवलपमेंट करना एंड ऑल दैट, इस तरह की चीजें। राइट, और क्या है इसका बेसिकली, और क्या, हाँ,
2002 में अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने सिक्किम को भी ऐड कर लिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो 7 सिस्टर्स की बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर सिक्किम भी है, ये आप लोगों को याद रखना। 8 स्टेट, 7 तो हो गया आपके नॉर्थ ईस्ट के और एक हो गया सिक्किम। होम मिनिस्टर जो है ये चेयरमैन होते हैं, और जो मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो इसके वाइस चेयरमैन है। ये थोड़ा सा आप लोग इसको ये देख लेगा एक बार कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, सेंट्रल का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में, ईस्टर्न का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, वेस्टर्न का हेडक्वार्टर है मुंबई में, साउदर्न का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, दैट्स ऑल। ओके, तो नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनी थी 1962 में। प्राइम मिनिस्टर जो है इसके चेयरमैन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो नीति आयोग के मेंबर्स है, रिप्रेजेंटेटिव है यूनियन टेरिटरी के, और जो चीफ मिनिस्टर है सभी स्टेट के, वो सारे इसके मेंबर है। ठीक है, एज ऑफ नाउ दिस इज नॉट इन वर्किंग, बट बेसिकली ये अब काम नहीं कर रही है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती है। बट 2013 में यूपीएससी ने इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे। ओके, 3 क्वेश्चन पूछे, और अभी भी स्टेट पीसीएस में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है स्टेट पीसीएस में, यही आता है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। नहीं, ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इसका चेयरमैन है ना, वो यूनियन होम मिनिस्टर है। वो स्टेटमेंट भी गलत होती है, क्योंकि सही आंसर होता है प्राइम मिनिस्टर। अब एनडीसी क्या करती है, वही जनरल पॉइंट कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती है, बैलेंस ग्रोथ को इंश्योर करती है, कोलैबोरेट करती है सेंट्रल स्टेट के बीच में, वही सारी चीजें। देखो, जब भी आप लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ो ना, तो वहां पे आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, कुछ चीजें काफी जनरल होती है। वो आपको एग्जाम में स्टेटमेंट देखते ही पता लग जाएगा, ये काफी जनरल है, दिस कुड मतलब कि ये ठीक ही होना चाहिए। सिर्फ आप लोग को फैक्ट देखने होते हैं, ट्रैप्स देखने होते हैं, राइट। अभी पॉलिटी में ऐसा एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं दिख रहा मुझे, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेगा, आई विल टीच यू हाउ टू एलिमिनेट स्टेटमेंट्स, हाउ टू गेट टू द राइट आंसर। ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। ये सिंपल सा आपका आर्टिकल पूछा गया है, ये आर्टिकल है आपका 253। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल है। आर्टिकल 51 है जो कि आपका डीपीएसपी का है, जहाँ पे फ्रेंड रिलेशन बनाने की बात की जाती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ऑल दैट। और एक है हमारा आर्टिकल 253। हमारे यहाँ पे ना कुछ इंस्टेंसेस है। क्या है इंस्टेंसेस? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पे ये मेंशन है कि पार्लियामेंट जो है ना, वो स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है। बाकी किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट्स को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 के अंडर जो है, अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से पास करे, तो उस सिनेरियो में राज्यसभा बेसिकली पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सके। लेकिन वो कानून 1 साल तक फोर्स में रहता है, दो उसको रिन्यू किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी जब लगी हो देश में, तो उस टाइम पे भी जो लॉ मेकिंग पावर है वो बेसिकली पार्लियामेंट के पास चली जाती है। मतलब कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है, लेकिन जैसी इमरजेंसी खत्म होगी, 6 महीने के अंदर वो जो एक्ट बनाया गया है वो भी इनऑपरेटिव हो जाएगा। जब स्टेट रिक्वेस्ट करे जब स्टेट रिक्वेस्ट करे किसको? पार्लियामेंट को, कि आप हमारे बिहाफ पे कानून बनाइए। जैसे एग्जांपल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आर्टिकल 252 के अंडर आता है। ओके, ये उन्हीं स्टेट्स पे अप्लाई होता है जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा ने रिक्वेस्ट की, हरियाणा पंजाब ने, तो हरियाणा पंजाब के लिए ही वैलिड होगा वो कानून। अगर दूसरे स्टेट चाहे तो बाद में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसको जो अमेंड और रिपील किया जाएगा वो भी सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाएगा बाद में। अगर हमको कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को वो करना है, बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन के साथ कुछ डील की, और हम लोगों ने बोला कि हम ऐसे कानून बनाएंगे, लेकिन जिस चीज पे कानून बनाने की बात हुई वो आता है स्टेट लिस्ट में। तो क्या हम कानून नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 253 में कि अगर हमें कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना है, तो उस सिनेरियो में भी हम लोग स्टेट लिस्ट पे, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है, बिना स्टेट की कंसेंट के ऑल्सो, मतलब स्टेट चाहे या ना चाहे तो भी बना सकता है। और आर्टिकल 256 बात करता है जब प्रेसिडेंट रूल लगा हो, तो उस टाइम पे भी पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि पार्लियामेंट जो है कानून बना सकता है एनी लॉ और होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे भारत के लिए भी और किसी पार्ट के लिए भी, इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट की कंसेंट के साथ। मतलब सारे स्टेट को कंसेंट देनी पड़ेगी? नो, ऐसा कुछ नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट।
nothing like that. With the state of the state, with the consent of the state concerned, no. Without the consent of any state, बिल्कुल ठीक। बिना किसी स्टेट की कंसेंट के भी कानून बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। आप लोगों को मालूम होगा जब पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया था, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो उस टाइम पे जो पंचायती राज है वो पूरे इंडिया में बेसिकली एप्लीकेबल नहीं था, राइट। प्रोविजन जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, वो 5th शेड्यूल एरिया में अप्लाई नहीं होते, ठीक है। और ना ही मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय में अप्लाई होते। तो फिर ऐसे यहाँ पे कैसे रूल किया जाएगा, मतलब कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस का क्या होगा। उसी के लिए एक एक्ट आया था पेसा। ये एक्ट आया था भुरिया कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। आप लोग कमेटी याद रखनी है, कौन सी कमेटी है, भुरिया कमेटी। इस कमेटी का नाम पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नाउ इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे पेसा एक्ट 1996 आया था। अब ये मैं बता चुका हूँ, जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होते 73rd के प्रोविजंस को इन एरियाज पे अप्लाई, मतलब एक्सटेंड करने के लिए ही ये एक्ट आया था। अब पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो 73rd एक्ट को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उनको इन एरिया में एक्सटेंड कर सकता है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट ने कानून बनाया। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली सेल्फ रूल को वो करना, ठीक है, मतलब कि सेल्फ रूल को इंश्योर करना, ट्राइबल ऑटोनमी को इंश्योर करना। ये ट्राइबल ऑटोनमी है, नॉट ऑटोनमस रीजन, क्योंकि जो ऑटोनमस रीजन है ना, वो आते हैं हमारे शेड्यूल 6 के अंडर। ये आप लोगों को याद रखना है। उसमें आता है ना हमारा, जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा शेड्यूल 6 जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें हम लोग ऑटोनमस रीजन के बारे में बात करते हैं, राइट। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में, एडीसी के बारे में। नेक्स्ट है ट्राइबल कल्चर को मेन स्ट्रीमिंग में लेके आना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया, मतलब इन एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना, और जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है अपर टायर में उसको प्रिवेंट करना, वो ना हो। इसके अंडर बेसिकली क्या है और क्या क्या प्रोविजंस है। पेसा के अंडर ना ग्राम सभा को कुछ पावर दी गई है। ग्राम सभा को कुछ पावर है, कैसे कि कोई भी जो इंटॉक्सिकेंट है, अल्कोहल, बेवरेजेस एंड ऑल दैट, उनकी सेल को रेगुलेट कर सकता है ग्राम सभा। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिसपे जो ट्राइबल लोग की इनकम बेस्ड होती है, लाइवलीहुड बेस्ड होता है, उसको रेगुलेट करने की पावर भी ग्राम सभा के पास है। लैंड एलियनेशन को प्रिवेंट कर सकता है। मनी लैंडिंग के क्या प्रोविजन होंगे क्या नहीं होंगे वो भी ग्राम सभा देख सकता है, और लोकल प्लानिंग को भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है इसके, कि जो 50% रिजर्वेशन ऑफ सीट है ना, वो रिजर्व होगी ट्राइबल कम्युनिटी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे जो भी इलेक्शन, जैसे पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं ना, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 50% सीट रिजर्व होगी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों ने बोला कि 73rd जब स्टार्टिंग में आया था ना, वो इन एरिया पे अप्लाई नहीं हुआ 5th शेड्यूल में, और ये मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय में। रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है। क्या ये 6th शेड्यूल पे अप्लाई होता है 73rd? नहीं, 6th शेड्यूल के लिए अपना अलग से ही है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, राइट। तो वही है कि भाई अगर यहाँ पे ट्राइबल लोग ही रह रहे हैं तो इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, राइट। मैंडेटरी कंसल्टेशन होना चाहिए ग्राम सभा का और पंचायत का, अगर कोई भी लैंड एक्विजिशन यानी कि लैंड एक्वायर करनी है ट्राइबल पीपल की। ग्राम सभा और पंचायत जो भी माइनर मिनरल्स है उसके लिए लाइसेंस का अप्रूवल चाहिए। दीज आर द स्टेटमेंट जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। नाउ लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने पेसा को इनेक्ट किया 1996 में, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था? सेल्फ गवर्नेंस को प्रोवाइड करना ये ऑब्जेक्टिव था। इनके ट्रेडिशनल राइट को वो करना, रिकॉग्नाइज करना बिल्कुल था, ताकि किसको पावर दी गई? ग्राम सभा को, कि इनके ट्रेडिशनल राइट को रिकॉग्नाइज करे। क्रिएट ऑटोनमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज, नहीं। ऑटोनमस रीजन के लिए तो हमारा शेड्यूल 6 है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, राइट। ये गलत हो जाएगा। और ट्राइबल लॉ को एक्सप्लॉइटेशन से बचाना बिल्कुल ठीक। तो आंसर हो जाएगा सी। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से रिलेटेड। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बेसिकली यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट को, कि उनके कुछ अधिकार है। क्या बोला गया कि अगर आप लोग 13 दिसंबर 2005 से पहले यहाँ पे 75 साल रहे हो, तो आपको कुछ राइट्स दिए जाएंगे, कुछ राइट्स दिए जाएंगे। क्या क्या राइट्स है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका जो ये एक्ट आया था, फॉरेस्ट एक्ट आया था, इसका बेसिक पर्पस क्या था? फॉरेस्ट एक्ट का दूसरा नाम है शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, इसी का नाम है ये, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन को इंश्योर करना लाइवलीहुड के साथ और फूड सिक्योरिटी के साथ, किनकी? फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की।
अब इसमें क्या बोला गया कि जो ग्राम सभा है ना, उनके पास पावर है कि वो इंडिविजुअल के फॉरेस्ट राइट को बेसिकली वो कर सकती है रिकॉग्नाइज, और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट को भी रिकॉग्नाइज कर सकती है। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट में आता है बेसिकली सेल्फ कल्टीवेशन करना, हैबिटेशन करना, इस तरह की चीजें। कम्युनिटी राइट में आता है ग्रेजिंग, किसी के पास कोई बकरी वगैरह भेड़ चलाना एंड ऑल दैट, फिशिंग, हैबिटेट राइट्स, इस तरह की चीजें आती है, राइट। नाउ जो लैंड राइट है ना, इनको यहाँ पे जो भी जमीनों के अधिकार दिए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर 75 साल तक तुम यहाँ पे रहे हो तो तुमको बेसिकली जमीन दी जाएगी। कितनी? तुमको 4 हेक्टेयर तक की कल्टीवेटेड लैंड की ओनरशिप दी जाएगी, 4 हेक्टेयर। ओके। अब इसमें ना गड़बड़ क्या है ना, मतलब गड़बड़ तो नहीं है, अच्छी बात है ये कि जो ये लैंड रिकॉग्नाइज की जाएगी ना यहाँ पे, दैट इज इनएलियनेबल। मींस ना तो आप इसको बेच सकते हो ना ही इसको ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफी गवर्नमेंट स्कीम्स में ये एक तरह से इश्यू रहता है कि वो आगे बेच देते हैं किसी को, राइट। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसमें? मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ये आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ये ग्राम सभा बेसिकली इंडिविजुअल कम्युनिटी राइट को वो करती है रिकॉग्नाइज, और इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का। कौन कौन से राइट को आइडेंटिफाई किया गया है? क्या टाइटल राइट, कि अगर आप लोग यहाँ पे 75 साल से मतलब की कट ऑफ डेट से 75 साल पहले तक रह रहे हो तो 4 हेक्टेयर तक की कल्टीवेटेड लैंड दी जाएगी। यूज राइट, आप लोग वहाँ पे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ग्रेजिंग एरिया, उसको एक्सेस कर सकते हो। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, रिहेबिलिटेशन, एक्सेस टू एमिनिटीज विद फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, यानी कि आपको राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट, कंजर्व और मैनेज ट्रेडिशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट सोर्सेज का आपको अधिकार है। आप लोग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो, अगर कोई तालाब वगैरह होगा ऐसा एंड ऑल दैट, अब उसको रीजनरेट करना हो, कंजर्व कर सकते हो, और वहां पे जो भी ट्रेडिशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनको मैनेज कर सकते हो। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब Traditional Forest Development Act 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community right? Both. Simple. Ram Sabha, right? Easy. Okay. अब इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आगे आप लोगों के 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस, एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे प्रोवाइड किया गया। देखो आप लोगों को मालूम है जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल में जस्टिस मेंशन है कितने? 3 तरह का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, राइट। तो इकोनॉमिक जस्टिस इतना तो मालूम है हमको प्रियम्बल में है, तो जहाँ पे प्रियम्बल नहीं है वो काट दो। प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल ऑफ डीपीएसपी। अब आप लोगों को ये ऑब्वियस सी बात है, जो इकोनॉमिक जस्टिस है ना, वो आप लोग कहाँ दिखेगा? फंडामेंटल राइट में तो दिखेगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट डीपीएसपी, क्योंकि फंडामेंटल राइट हम लोगों ने पढ़ा है जो डीपीएस में ना, उसमें कुछ ऐसी बात की जाती है, मतलब कि थोड़ी सोसाइटी के पर्पज से रिलेटेड बातें की जाती है, जस्टिस से रिलेटेड, फ्री लीगल एड एंड ऑल दैट, इस तरह के। ठीक है। नाउ थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया गया है जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल राइट्स। मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो उस टाइम पे कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि राइट्स जो है वो जस्टिसेबल होने चाहिए, नॉन जस्टिसेबल होने चाहिए। ये सर B.N. राव ने एडवाइस किया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। और हम लोगों ने जो डीपीएसपी है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मतलब कि बेसिकली है क्या, मतलब क्या है, क्वेश्चन आए कि डीपीएसपी किससे रिजेंबल करता है, किससे मेल खाता है, तो आंसर होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन आए हमने इसको बोरो कहाँ से किया, तो आंसर होगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वाइस रॉय को। ये ऐसी ही इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने स्टेट्स को दिए। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि जो डीपीएसपी है ना, दैट आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। मतलब कि ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है ये। और ये स्टेट की ड्यूटी है कि जब भी कानून बनाए इनको ध्यान में रखे। बेसिकली जब स्टार्टिंग में डीपीएसपी को ऐड किया जा रहा था ना, ये कुछ ऐसे राइट्स थे कि हमारा जब भारत आजाद हुआ ना, तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि हम इनको इम्प्लीमेंट कर दे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, एक लिस्ट बना दी और ये बोला कि जब भी फ्यूचर में तुम्हारे पास रिसोर्सेज हो, प्लीज इनको इम्प्लीमेंट कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका आर्टिकल 21A है, वो पहले डीपीएसपी हुआ करता था, जो कि अब क्या है, अब आपका फंडामेंटल राइट बदल गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लोग वो करने की बात करें, इनेक्ट करने की, राइट। आर्टिकल 44 कर रहे हैं ना, क्योंकि जब भी स्टेट के पास रिसोर्सेज हो गए तो उनको डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है। ओके। नाउ ये कुछ अमेंडमेंट है, डीपीएसपी को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम लोगों ने ये किया कि कुछ चीजें ऐड की डीपीएसपी में। क्या ऐड किया?
कि जो चिल्ड्रंस है ना उनकी हेल्दी डेवलपमेंट होनी चाहिए, गरीबों को फ्री लीगल एड यानी कि फ्री का वकील मिलना चाहिए, पार्टी वर्कर का पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना चाहिए इंडस्ट्रीज में, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इंश्योर सेफगार्ड करना चाहिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हम लोगों ने बोला कि इनइक्वालिटीज को हम लोग को मिनिमम करना चाहिए, इनकम में इनइक्वालिटीज, स्टेटस में, फैसिलिटीज में और अपॉर्चुनिटीज में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी तीनों में चेंजेस किया। यहाँ पे हम लोगों ने अर्ली चाइल्डहुड केयर को क्या किया, बेसिकली इंट्रोड्यूस किया। एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल 6 ईयर ऑफ एज, यानी कि 6 साल से पहले जो भी बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। और जो ओरिजिनल डीपीएसपी था ना उसको हमने आर्टिकल 21 में डाल दिया, 21A में। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लासीफाई नहीं है कि ये सोशलिस्ट है, ये गांधीयन है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी है। ये बेसिकली जो हमारे वो हैं हिस्टोरियंस हो गए या हमारे जो स्कॉलर्स हो गए, ये उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में सच कैटेगराइजेशन नहीं। तो आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है कि which of the following are fundamental for the governance of the country, as simple as that, डीपीएसपी। आगे बढ़े, चलो। ये पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पार्लियामेंट्री देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियस सी बात है, हमारे पार्लियामेंट में कि सारा काम एमपीज तो करते नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि इनके लिए कुछ एक्सपर्टीज भी चाहिए कुछ टॉपिक्स के लिए, तो एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो उसके लिए हमारा काम आती है पार्लियामेंट्री कमिटीज, राइट। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में काफी तरह की कमिटीज होती है। ये 3 तरह की आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इनको बोला जाता है फाइनेंशियल कमिटीज, जो कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होती है, राइट। चलो नाउ, और जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, ये कब बनी थी, सबसे पहले तो इसको बोरो किया गया था बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंडर। जब हमारा गवर्नमेंट मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे 1919 में, तब ये वाली पोस्ट मतलब कि ये कमेटी क्रिएट की गई थी, और ये बनी थी 1921 में, ठीक है। इसका जो चेयरमैन होता है वो जनरली ओपोजिशन का मेंबर होता है, ये कन्वेंशन है, कहीं लिखा नहीं हुआ है। और जो ये चेयरमैन है इसको कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर। कितने सालों के लिए, 1 सालों के लिए। इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करना। कैग एक रिपोर्ट देता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग। इन तीनों को कौन देखता है, पब्लिक अकाउंट कमिटी के मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, 22 मेंबर होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से, और ये इलेक्ट होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू। एस्टिमेट कमेटी क्या करती है, वो बजट को बेसिकली एग्जामिन करती है, और जो भी एक्सपेंडिचर है उस मतलब कि उसको सजेस्ट करती है कि कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, इस तरह की चीजें। जैसे आप लोगों को मालूम होगा जब बजट पेश किया जाता है तो थोड़े टाइम के लिए हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है, उस टाइम पे एस्टिमेट कमेटी अपना काम करती है कि किस मिनिस्ट्री ने कितना पैसा मांगा है एंड ऑल दैट। ये जो पोस्ट है बेसिकली 1950 से आई जा रही है, इसको कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी कमेटी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो चेयरमैन है वो रूलिंग पार्टी से होता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा। 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू। क्वेश्चन आएगा कि इसमें ना लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, गलत। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, क्योंकि पैसों की बात है, यहाँ पे लेन देन की बात हो रही है, समझ रहे हो। जहाँ पे पैसों की बात होगी ना वहां पे राज्यसभा को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये इनका जो चेयरमैन है वो लोकसभा से होता है, 1964 से है ये कमिटी। स्पीकर अपॉइंट करता है, 1 साल के लिए अपॉइंट करता है, और इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। ये जो पीएसयूज की रिपोर्ट होती है ना उनको एग्जामिन करते हैं बेसिकली। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन कि जो पार्लियामेंट कमिटी है पब्लिक अकाउंट पे, क्या ठीक है कि नॉट मोर देन 25 मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये बोल रही है कि 25 से ज्यादा लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, जो कि गलत है। क्यों है सर गलत, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर है ना वो 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अभी हम लोगों ने किया ना, लोकसभा के कितने मेंबर है, एट मैक्स 15 मेंबर है। स्क्रूटनाइज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है भाई, फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और तीसरा कौन सा, पब्लिक अंडरटेकिंग, एग्जामिन करती है रिपोर्ट ऑफ द कैग, बिल्कुल ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने देखा, आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से रिलेटेड। बेसिक पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, हम लोग एमपी को चुनते हैं। एमपी जिसकी भी मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट में वो गवर्नमेंट बना देती है। जब गवर्नमेंट बनती है तो जो लीडर होता है बेसिकली पार्टी का, जिसकी मेजोरिटी है उसको बुलाया जाता है, राइट। और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट बन जाती है।
यहाँ पे हमारे पीएम होते हैं पीएम। पीएम से अलग होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, पीएम से अलग होते हैं प्रेसिडेंट। ये हमारे भारत में होता है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये। अभी बताता हूँ कैसे है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल में बेसिकली ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है ना, वो इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब कि सर, मतलब कि जो हम लोगों ने एमपी को चुन के भेजा है ना, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। जो हम लोग एमएलए को चुन के भेजते हैं ना, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं डालते। तो हमारे यहाँ पे ना ड्यूल एग्जीक्यूटिव होते हैं, बेसिकली ड्यूल एग्जीक्यूटिव होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, यहाँ पे कुछ बंदों को चुनता है बेसिकली अपनी गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। मेल फीमेल किसी को भी चुन सकता है। मिनिस्टर्स को चुन सकता है, मतलब कि जो एमपीज होते हैं उनको चुन सकता है। सर सिर्फ लोकसभा से चुन सकता है? नहीं, राज्यसभा से भी चुन सकता है। सर अगर कोई एमपी नहीं है उसको चुन सकता है? बिल्कुल चुन सकता है सर। लेकिन 6 महीने के अंदर उसको फिर मिनिस्टर बनना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि उसको जो एमपी बनना पड़ेगा, सॉरी नॉट मिनिस्टर, उसको एमपी बनना पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्टर तो ऑलरेडी बना दिया गया है, राइट। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है ना, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और प्रेसिडेंट जो चाहे ना, किसी को भी, चाहे राह चलते इंसान को भी उठा के अपनी मिनिस्टर बना सकता है। मतलब कि अपनी जो एडवाइस वगैरह देते हैं उनको एंड ऑल दैट, वो बना सकता है। ओके, तो यहाँ पे ना एक क्लियर सेपरेशन देखने को मिलता है। किस किस के बीच में? लेजिस्लेचर के बीच में, क्योंकि लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है। लेकिन हमारे भारत में क्या है ना, एग्जीक्यूटिव हम किनको बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव में हम लोग बोलते हैं पीएम को, प्रेसिडेंट को, ठीक है, और हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल को, वाइस प्रेसिडेंट को। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, क्या ये एमपी नहीं है? बिल्कुल है सर, एमपी। लेकिन सर एमपी तो लेजिस्लेचर में आते हैं। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। अंडरस्टूड? यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर जो एमपीज वगैरह होते हैं वो अलग से चुन के आते हैं, प्रेसिडेंट के अलग से इलेक्शन होते हैं और जुडिशरी अलग से होती है। हमारे यहाँ पे ना पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में एक ही, मतलब कि ज्यादा सेपरेशन नहीं है, लेकिन जुडिशरी में सेपरेशन है टोटली। ठीक है, ओके। और यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू एमपीज। मतलब कि एमपी इनसे पूछे ना कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इनको जवाबदेही है उनकी। देश में कुछ गलत हो गया तो ये सॉल्व कर सकते हैं। तो उस तरह की चीजें। आई होप इस आप लोगों को जो डिफरेंस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करते हैं। पहले तो हम लोग कंटेंट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कंटेंट में बेसिकली है क्या कि जो यहाँ पे दो एग्जीक्यूटिव होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिसको हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, प्रेसिडेंट। एक रियल एग्जीक्यूटिव जो कि प्राइम मिनिस्टर्स है, जिसको हम लोग हेड ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ऐसे सिस्टम में जो प्रेसिडेंट का रोल है और जो मोनार्क का रोल है वो सिर्फ सेरेमोनियल है। ठीक है, मतलब कि ऐसा जिनका कोई रोल नहीं होता। जैसे कभी कभी बोला जाता है ना प्रेसिडेंट को रबर स्टैम्प, ठीक है, उस सेंस में। प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी कैबिनेट के साथ मिलके असली पावर को एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ पे असली पावर जो है वो मोदी जी के पास है, राइट। जो कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, पोर्तुगल, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म देखने को मिलेगा आपको, सेंटर पे भी स्टेट पे भी। आर्टिकल 75 और 74 इससे डील करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से यूनियन लेवल पे। 163 164 पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से स्टेट लेवल पे। एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ओके, फॉर इट्स पॉलिसी एंड एक्ट। जो भी ये पॉलिसी बना रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो जनरली ये दे आर रिस्पॉन्सिबल। जो एमपी है उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। टूल है, ऑब्वियस सी बात है, टूल क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, क्या नाम है आपका, एडजमेंट मोशन, इस तरह के है ना, काफी सारी चीजें टूल्स है। नाउ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव होता है, दैट इज प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पे ड्यूल एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट भी और वो भी, पीएम भी। ये सिस्टम प्रेसिडेंट जो है ना, वही हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। यूएसए, साउथ कोरिया में ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर को अपनी पॉलिसीज के लिए, एक्ट के लिए, ठीक है।
एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेचर अलग, जुडिशियल अलग। भारत में क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, और यहाँ पे जुडिशियल, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया। ठीक है, तो पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये आपकी टेबल फॉर्म में दे रखा है, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। कौन कौन सा सर, कि जो मेंबर है कैबिनेट के वो मेंबर्स है पार्लियामेंट के। अभी हम लोगों ने यही किया है या नहीं किया है कि जो कैबिनेट के मेंबर्स है वो पार्लियामेंट के भी मेंबर है, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो कैबिनेट के मेंबर है वो पार्लियामेंट के मेंबर है, बिल्कुल ठीक है सर। मिनिस्टर्स जो होल्ड करते हैं ऑफिस को टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है। मिनिस्टर्स जो है ऑफिस को तभी तक होल्ड करेंगे ना जब तक वो पार्लियामेंट में पावर को एंजॉय करेंगे। अगर पावर एंजॉय नहीं करेगा तो दूसरी गवर्नमेंट बना लेंगे और कोई अपना मिनिस्टर बनाएगा। कैबिनेट को हेड किया जाता है हेड ऑफ स्टेट के द्वारा, गलत। कैबिनेट को हेड किया जाता है हेड ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। थर्ड काट दो, आंसर आ गया आपका ए, आंसर है ए। ओके, चलो नेक्स्ट है ये भी आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है काइंड ऑफ। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और अदर जो मिनिस्टर्स है जो कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है उनको भी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, मिनिस्टर्स जो है वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को, हाउस ऑफ द पीपल को। जो ड्यूटीज है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटीज है सर। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज आप लोग ये हैं कि जो भी डिसीजंस ले कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट को जाके बताए। ओके, और क्या ड्यूटी है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उनको लगता है कि प्रेसिडेंट को बतानी चाहिए वो सब बताए। अगर प्रेसिडेंट मांग उनसे मतलब बोलते हैं कि कोई भी चीज को मतलब उनसे कुछ पूछते तो उनको बताना पड़ेगा। यही सारी ड्यूटीज है यहाँ पे मेंशन। ये नीचे कुछ आर्टिकल है 74 कि जो मिनिस्टर्स है वो ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के। प्राइम मिनिस्टर फर्निश सच इन्फॉर्मेशन जो भी वो उनसे मांगेंगे। ठीक है, वो सारी। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के, सर पार्लियामेंट में तो ना राज्यसभा भी आ जाती है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा के लिए एलिजिबल है। पहला काट दो, पहला गया, पहला गया, पहला गया, आंसर आ गया बी। अब यहाँ पे कैच है, कैच क्या है, इससे पहले ना एक क्वेश्चन आया था, वहां पे ना सारी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद एक स्टेटमेंट यही थी, सेम स्टेटमेंट थी, लेकिन वहां पे ये आंसर था। क्यों? क्योंकि बेस्ट पॉसिबल जो स्टेटमेंट थी ना वो यही थी, बाकी सारी ज्यादा गलत थी, ये कम गलत थी वहां पे। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे बढ़े। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है प्लानिंग कमीशन की। जो भी प्लानिंग कमीशन अपने प्लान बनाता था वो एनडीसी के सामने रखते थे एक्सेप्टेंस के लिए। एनडीसी और प्लानिंग कमीशन दोनों एबोलिश हो चुकी है एज ऑफ नाउ। एनडीसी जो है वो एडवाइस करती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन को एडवाइस करती थी प्लानिंग पे। यहाँ पे सारे सीएम, यूनियन मिनिस्टर सब होते थे। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि इस पे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो पंचायत है ना वो काम दिया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस का। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर एक पार्ट ऐड किया गया था, पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जिसका नाम था द पंचायत। इसमें कवर थे प्रोविजन 243 से 243 तक, और इसमें 11 शेड्यूल एक ऐड किया गया था जिसमें 29 सब्जेक्ट थे। नाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है एक ऑर्गन है प्लानिंग कमीशन का। इज इट ट्रू? गलत, क्योंकि अब तो ये एबोलिश हो चुकी है तो दोनों ही गलत। पहला गया, पहला गया, पहला गया, आंसर आ गया बी। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कंकरेंटली, बिल्कुल ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है पंचायत को, ये काफी जनरल सी स्टेटमेंट है, अगर ये मालूम भी नहीं होती तो भी गो विद दैट। ठीक है, काफी जनरल सी स्टेटमेंट है। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये बेसिकली एक एक्ट के अंडर बनाई गई थी बॉडी। ये जो फ्री लीगल एड नहीं होती, यानी कि फ्री का जो वकील होता है वो प्रोवाइड करती है गरीबों को। लोक अदालत को भी ऑर्गेनाइज करती है। पैटर्न इन चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सर्विंग या रिटायर्ड। ये 3 लेवल पे होती है, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। नालसा, सालसा, डालसा। ओके, कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल है फ्री लीगल सर्विसेज के लिए? सर ये क्यों पढ़ा रहे हो भाई, ये क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है ये, प्रीलिम्स का। ओके, आगे देखेगा इसको। वुमेन और चिल्ड्रन एलिजिबल है, SC ST के मेंबर। याद कैसे रखना है, सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। वल्नरेबल सेक्शन याद रखो, वल्नरेबल सेक्शन। वुमन चिल्ड्रन वल्नरेबल, SC ST वल्नरेबल,
इंडस्ट्रियल वर्कमैन, ठीक है, वर्कमैन याद हो जाएगा। विक्टिम मतलब कि जो भी नेचुरल डिजास्टर है उसके विक्टिम। डिसेबल्ड पर्सन वल्नरेबल में आ जाएगा। पर्सन इन कस्टडी, ठीक है, क्योंकि पर्पज ही है भाई फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। किनको देंगे? जो ऑब्वियस सी बात है जिनको जरूरत है। पर्सन इन कस्टडी को जरूरत नहीं है, बिल्कुल है सर। ऐसे बंदे जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो वो भी। जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है इन्होंने ये लिमिट बढ़ा के 1,25,000 कर दी। और जो विक्टिम है ट्रैफिकिंग के ह्यूमन बीइंग और बेगार में, आर्टिकल 23 के जो विक्टिम है वो भी इसमें आ जाएंगे। ये बेसिकली फ्री लीगल सर्विसेज का मतलब क्या है कि जो कोर्ट फीस है वो नहीं लगेगी, प्रोसेस फीस और अदर चार्जेस पेबल और इनकर्ड इन कनेक्शन विद लीगल प्रोसीडिंग। मतलब कि वो उनको अगर कुछ हुआ भी है तो उनको वापस दे दी जाते हैं। प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ लॉयर्स इन लीगल प्रोसीडिंग, जो लॉयर है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऑब्टेनिंग एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर एंड अदर डॉक्यूमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग। प्रिपरेशन ऑफ अपील पेपर बुक इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग। ये सारे के सारे बेसिकली फ्री लीगल सर्विस में आते हैं। इस तरह के ना क्वेश्चन जनरली आने लगे, अभी पहले नहीं आते थे। पहले ये सब कोई पढ़ाता भी नहीं था, अब सब पढ़ा रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन है कि मतलब कि नालसा के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इसका बेसिक पर्पज है फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करना वीकर सेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ठीक है, काफी जनरल सी स्टेटमेंट है, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। ये गाइडलाइंस इश्यू करता है सालसा को, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। एनडीसी का इनमें से कौन कौन सा मेंबर नहीं है? हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। फाइनेंस कमीशन नहीं है, 2 कार्ड तो आंसर आ गया। तो गाइस अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यूपीएससी जंक्शन। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यूपीएससी जंक्शन 01। टेलीग्राम पे सिर्फ इतना ही सर्च कीजिए, @ लगा के यूपीएससी जंक्शन 01। आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद।